बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर सर शहबाज अहमद और आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। आज हम सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 2, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, इसको डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 की ऑलरेडी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप हमारे चैनल की उस प्लेलिस्ट में जाएं, उस वीडियो को भी वॉच करें ताकि आपको पिछले लेक्चर की भी समझ आ सके। Now we begin our lecture. Chapter number 2 है Using the Scientific Method. The chapter is written by two authors, Daryl Bernard and Lon Edwards. ये दो राइटर हैं इसके, इन दोनों ने इस चैप्टर को मिलकर लिखा है। ये बेसिकली एक ऐसे है और इसको स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है। मेन इसके बेसिकली हमारे पास 4 जो है वो पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, यानी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स किस तरीके से डिजीज़ पे कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। ज़माना माजी में किस तरह बीमारियां होती थीं, किस तरह लोग उनसे मरते थे, इसकी डिटेल, और आज के ज़माने में बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड हम किस तरीके से जो है वो इसको कंट्रोल कर लिया है हमने, इसको हम डिस्कस करेंगे। द पॉइंट नंबर 2 इज़ बेटर सैनिटरी कंडीशन, सफाई सुथराई के हालात। सफाई सुथराई के हालात किस तरह माजी के अंदर बेहतर हुए, जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे और आज किस तरह ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 3 इज़ मोर एंड बेटर फूड, यानी ज़माने माजी के अंदर खाने के क्या मसले मसाइल थे और किस तरीके से खुराक ख़राब हो जाया करती थी, क्या मसले मसाइल थे इसके, और आज के ज़माने में साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हुए हमने इसको कैसे रिजॉल्व कर लिया है, इसको डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेल देखते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ बेटर एटीट्यूड, हमारे रवैयों में, हमारी सोच में, हमारी थिंकिंग अप्रोच में किस तरीके से तब्दीलियाँ आई हैं, साइंस ने हमें किस तरह ब्रॉड माइंडेड कर दिया है, इस चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट पॉइंट, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल करना, काबू पाना, और डिजीज़ मीन आप सबको पता है बीमारियों को कहते हैं। पहले पॉइंट के अंदर हम देखेंगे इन पास्ट, यानी माजी के अंदर, माजी में किस तरीके से जो है वो कंट्रोल बीमारियां किस तरीके से होती थी। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ यू बॉर्न 2000 ईयर्स अगो यू कुड हार्डली रीच योर फर्स्ट बर्थडे, यानी कि राइटर इसके अंदर हमें बता रहे हैं कि अगर आप आज से 2000 साल पहले पैदा हुए होते तो बड़ी मुश्किल ऐसा होना था कि आप जो है वो अपनी फ़र्स्ट बर्थडे तक पहुंच पाते। उससे पहले बीमारियां ही इतनी मौजूद थीं, उनका इलाज नहीं था कि लोग वो आमतौर पे अपनी फ़र्स्ट बर्थडे होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी, उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। अब देखें, उसके बाद है 7 आउट ऑफ 8 बेबीज़ आर बेबी डाइज। तकरीबन आप ये एक रफ़ आइडिया उन्होंने दिया है कि अगर एक साल में, एक मोहल्ले में अगर 8 बच्चे पैदा होते थे, बीमारियां ज़्यादा होने की वजह से उनमें से 7 बच्चे जो थे वो मर जाया करते थे, बीमारियां बहुत ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि साइंटिफिक यूज़ उस वक्त नहीं था, साइंस के अंदर इतनी डेवलपमेंट्स नहीं थी, उस वजह से जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो फौत हो जाया करते थे, मर जाया करते थे। येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, मिसल्स, स्कारलेट फीवर एंड डिप्थीरिया, ये चंद बीमारियां हैं जिनकी डिटेल हमें इस कहानी के अंदर दी गई है। तो सबसे पहले देखें, येलो फीवर है, ये लिखा है पहले साल, यानी कि आम तौर पर पहले साल की उम्र तक बच्चों को येलो फीवर होने की वजह से बच्चे मर जाया करते थे, या अगर वो उससे बच भी जाया करते थे तो 6 साल की उम्र में उनको स्मॉल पॉक्स की बीमारी, जिसे हम चीचक कहते हैं, ये दाने से होते हैं, बन जाते हैं जिस्म के ऊपर, स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो जाया करती थी। और अगर वो इस बीमारी से भी जो है वो जान छुड़ा के अगर वो बड़ा हो जाता था तो बड़ी मुश्किल से 12 साल तक जो है ना वो फिर उसे एक बीमारी, मिसल खसरा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, खसरा, इसकी बीमारी जो है वो हो जाया करती थी। और इसके बाद भी अगर कोई बच जाया करता था तो स्कारलेट फीवर और डिप्थीरिया, ये 2 बीमारियां मज़ीद इसमें बताई गई हैं। यानी आप देखें कि साइंस के अंदर डेवलपमेंट ना होने की वजह से, डिजीज़ का इलाज ना होने की वजह से लोग जो हैं बिफोर द रीचिंग ऑफ 20 ईयर्स, यानी 20 साल की उम्र से पहले बहुत सी बीमारियों का शिकार होकर लोग मर जाया करते थे। इसके बाद अ पर्सन हु लिव्ड 30 ईयर्स वाज कॉल्ड अ फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है खुशकिस्मत, यानी वो बंदा जो उस ज़माने में 30 साल की एज तक जिंदा रह जाता था तो उसे बड़ा खुशकिस्मत तरीन बंदा समझा जाता था। कहा जाता था कि देवी देवताओं की इस पे कृपया है, यानी उनकी इस पे जो है वो नवाजिश है, रहमत है, जिसकी वजह से बीमारियों से बच जाता है। ठीक है जी। तो ये तो था माजी के अंदर।
ये आपके सामने पॉइंट्स लिखे हैं, आपने इनको नोट भी करने हैं। आज साइंस ने हमें किस तरह मदद दी है, किस तरीके से साइंस ने बीमारियों पर कंट्रोल हमारा बना दिया है, किस तरीके से हमने साइंस को यूज़ करके मेडिकेशन ईजाद करनी है, ये हम डिस्कस करेंगे आज। द फर्स्ट पॉइंट इज़ बेबीज़ आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स एंड वैक्सीनेटेड। आज जो है वो बहुत से बच्चे, बल्कि ज़्यादातर बच्चे, अक्सर बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं और उनके पैदा होते ही उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीनेशन भी लगाई जाती है, यानी कि उनको मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेट किया जाता है ताकि उन्हें बीमारियां ना लगें और उनका लाइफ स्पैन पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाए। जैसे ये देखें, हमने इससे पहले पढ़ा था कि बीमारियां बहुत ज़्यादा होती थीं तो बड़ी मुश्किल से ही कोई बच्चा अपनी पहली बर्थडे तक पहुंच पाता था, 8 में से 7 बच्चे मर जाते थे। आज ऐसा नहीं है साइंस की बदौलत। नंबर 2 इज़ एक्सपेक्टेड एज इज़ 70 ईयर्स नाउ। ये एक्सपेक्टेड एज जो है आज के ज़माने में वो साइंस की बदौलत तकरीबन 70 साल है। अभी हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा कि जो बंदा 30 साल की एज तक ज़िंदा रहता था वो बड़ा खुशकिस्मत तरीन, उसे ही वॉज कॉल्ड अ फॉर्चुनेट पर्सन। बट नाउ द साइंस हैज़ एडेड मोर देन 30 ईयर्स टू अ मैंस लाइफ। यानी आज साइंस ने जो है वो 30 ईयर्स तकरीबन ऐड कर दिए हैं। वजह क्या है? यानी साइंस कोई चीज़ तो नहीं है, मतलब सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि अगर मौत लिखी है तो वो 30 साल के एज में भी आ सकती है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बीमारियों के खिलाफ जंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि साइंस ने बहुत सी बीमारियों का इलाज दरियाफ्त कर दिया है, उनकी अद्वियात मौजूद हैं, उनकी वैक्सीनेशन मौजूद हैं, जिस वजह से इंसान उस बीमारी पर कंट्रोल ओवर करके अपनी एज के अंदर इजाफा कर रहा है। नंबर 3 इज़ एक्सपेक्टेड 30 ईयर्स हैव बीन एडेड ड्यू टू साइंटिफिक मेथड। यानी साइंसी तरीकों की वजह से ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, यानी अभी पीछे पड़ा कि 30 ईयर्स तक एक इंसान खुशकिस्मत नहीं समझा जाता था, तो आप इसमें तकरीबन 30-40 ईयर्स और अगर ऐड करें तो ये 70 ईयर्स एज ही बनती है। यानी आज साइंस ने जो है वो बहुत, इसको आप शॉर्ट कह सकते हैं कि आज साइंस ने जो है वो बीमारियों पर काबू पा लिया है और इंसान की उम्र को पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया है। हमारा सेकेंड यहाँ पे पॉइंट है बेटर सैनिटरी कंडीशन, बेहतर सफाई सुथराई के हालात। इसको हम सफाई सुथराई कह सकते हैं कि पहले ज़माने के अंदर, अब ये देखें इन पास 100 ईयर्स अगो, जो 100 साल पहले, यानी ज़्यादा देर नहीं, वहाँ तो हमने 2000 साल की बात की थी, यहाँ भी हम सिर्फ बिफोर 100 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं कि 100 साल पहले जो हमारी स्ट्रीट्स थी वो नैरो का मतलब होता है तंग, बहुत तंग थी, अनपेव्ड मतलब कच्ची थी, और उसके अलावा एंड पुअरली ड्रेन्ड, और उनके अंदर जो गलाजत गंदगी वाला पानी था वो ओपनली ही गलियों के अंदर छोड़ दिया जाता था, जोहड़ों के अंदर छोड़ दिया जाता था। अब आप सबको पता है कि गंदा पानी नालियों में, गलियों में ओपनली ड्रेन्ड अगर उसे किया जाएगा, जोहड़ों की सूरत में छोड़ा जाएगा तो वहाँ से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। ठीक है, तो माजी में अंदर भी यही होता था। हाउस गार्बेज यानी घरेलू कूड़ा करकट जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी, तो जो घरेलू कूड़ा करकट होता था वो, एंड रबिश, और जो इसके अलावा इंसानी फुजला, गंदगी आप कह सकते हैं, इसको आप गंदगी कह लें, वो वाज थ्रोन इन स्ट्रीट्स, वो भी खुलेआम गलियों में फेंक दी जाती थी। यानी हर गली के अंदर ही जो है वो कूड़ा पड़ा होता था। आउटडोर टॉयलेट्स मतलब ये है जैसे आप पंजाबी जंगल पानी कहते हैं, यानी पुराने ज़माने में लोग ना जंगल पानी करना, यानी कि आउटडोर टॉयलेट जो थे वो खेतों के अंदर ही जो है वो अपना जाके मतलब बंदोबस्त किया करते थे। और उसके बाद पीपल ड्रैंक डर्टी वाटर, गंदा पानी लोग पिया करते थे फ्रॉम वेल्स, कुओं से। यानी कुएं जो था वो एक मेन सोर्स था जहाँ से लोग पानी पीने का हासिल करते थे। उसी पानी को वो नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। और एक बात याद रखनी है कि आम तौर पे ये जो रबिश और ये सारी चीज़ें होती थी ना, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि उस ज़माने में नालियाँ वगैरह नहीं होती थी, तो अक्सर गंदा पानी कुओं के अंदर ही फेंक दिया जाता था। तो आप अंदाज़ा करें कि गंदा पानी भी कुओं के अंदर जा रहा है और इंसान अपने यूज़ के लिए भी वहीं से पानी जो है वो डिराइव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ लिखा है वाया बकेट्स, बकेट्स मतलब बाल्टी, कि लोग जो है वो उन बाल्टियों के ज़रिए कुओं से पानी निकाला करते थे। अब एक बात आपने यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि जब बाल्टियों के ज़रिए पानी निकाल रहे हैं तो ये एक बड़ा जो है वो हार्ड वर्किंग प्रोसेस था। अब इसके अंदर ये होता था कि पानी थोड़ा निकलता था तो उसको इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से करते थे, स्प्रैंगली यूज़ उसका किया करते थे। आज क्या है जी, आज अब पहले पॉइंट का उल्ट हो जाएगा कि स्ट्रीट्स आर पेव्ड, गलियां पक्की हैं, वाइड खुली हैं, चौड़ी हैं, पेव्ड ये जो है वो आ गया, वेल ड्रेन्ड, यानी कि आज हम अगर अपने शहरों की गलियों को देखें, गाँव की गलियों को देखें तो नालियों का बाकायदा इंतज़ाम किया जाता है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट्स। ठीक है जी, दोनों तरफ नालियां बनी होती हैं जहां पे गंदा पानी जो वो ले जाया जा रहा है, एंड क्लीन, और शहर की गलियों को रोज़ाना साफ़ भी किया जाता है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था।
उसके बाद डर्टी वाटर इज कैरिड थ्रू सील्ड पाइप्स, जो है वो गंदा पानी नालियों के ज़रिए, सील्ड पाइप्स के ज़रिए डिस्पोजेबल सिटी के प्लांट्स तक ले जाया जाता है। उसके अलावा इनडोर टॉयलेट्स आर यूज्ड, यानी आज आउटडोर जंगल पानी वाला सिस्टम नहीं है, आज लोग अपने घरों में टॉयलेट्स जो है वो यूज़ करते हैं, घरों में टॉयलेट्स बनाए हुए हैं, वहाँ उसको अपना जो है वो गंदगी वो सारी जो है वो वेस्ट आउट की जाती है। उसके अलावा लॉस एंजलिस, अब ये एक पॉइंट है, ये आपको पेपर में भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर, कि अब साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हुए अमेरिका की जो एक बहुत बड़ी रियासत है लॉस एंजलिस, उसने क्या किया जी, लॉस एंजलिस हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर टू द सिटी फ्रॉम कोलोराडो रिवर 5544 किलोमीटर अवे। यानी लॉस एंजलिस ने जो पानी का वहाँ पीने का बहुत बड़ा मसला था, उन्होंने 544 किलोमीटर दूर से कोलोराडो रिवर से जो है वो अपने शहर तक सील्ड पाइप्स के जरिए वहाँ उन्होंने पानी का लाने का इंतज़ाम किया। 4 पॉइंट इज़ मोर एंड बेटर फूड। इस पॉइंट के अंदर हम जिक्र करेंगे कि 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले, पीपल डिड नॉट हैव मैनी काइंड्स ऑफ फूड एज टुडे। यानी आज इतनी किस्म के खाने जो हैं, जैसे आज हम पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, बंद पता नहीं और क्या क्या चीज़ें खाते हैं, पहले ज़माने में लोगों के पास इतनी वैरायटी ऑफ फूड नहीं हुआ करती थी। वो बिल्कुल सिंपल और सादा खाना जो है वो खाया करते थे, घर का बना हुआ खाना खाया करते थे। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है पीपल यूज़ टू ईट फ्रॉम देयर ओन फील्ड्स एंड गार्डन। यानी लोग ज़्यादातर जो है ना वो अपने घरों में या अपने बागात में या अपने खेतों से ही हासिल की गई फसलें और फ्रूट्स वगैरह यूज़ किया करते थे। पीपल हु लिव्ड इन कोल्ड क्लाइमेट्स हैड नथिंग इन विंटर सीजन। यानी वो लोग जो सर्द इलाकों में रहा करते थे, मौसम सरमा के दौरान, सर्दियों के दौरान उनके पास ना वेजिटेबल्स हुआ करती थी, क्योंकि पानी वहाँ का फ्रीज़ हो जाया करता था, खेत जम जाया करते थे, इस वजह से ना ही वहाँ पे वेजिटेबल्स ना ही फ्रूट्स, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो उस मकसद के लिए क्या किया करते थे, थ्रिफ्टी वाइफ्स प्रिजर्व्ड फूड बाय कैनिंग, पिकलिंग, साल्टिंग, ड्राइंग एंड फ्रीजिंग। ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं कि जो ख़वातीन हुआ करती थी, जो समझदार ख़वातीन हुआ करती थी, वो क्या किया करती थी, खुराक को सरमा के लिए, मौसम सरमा के लिए सबसे पहले कैनिंग, यानी कि एक ऐसे एयर टाइट डिब्बे के अंदर जो है वो चीज़ों को स्टोर कर लेती थी, जिसके अंदर डायरेक्टली हवा जो है जिसमें हम सांस लेते हैं ये उसमें नहीं जा सकती थी। इसकी मिसाल आज आप भी देखते हैं कि बहुत से टेट्रा पैक्स की सूरत में हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि एयर टाइट डिब्बों के अंदर बंद की जाती हैं, उससे उस चीज़ का लाइफ स्पैन जो वो ज़्यादा हो जाता है। नंबर 2 है पिकलिंग, अचार डालने का तरीका, यानी मसाला जात लगा के चीज़ों को स्टोर करना, और ये तरीका आज भी यूज़ किया जाता है। ये ज़माने कदीम से चलता आ रहा है कि जैसे लोग अचार डाल लेते हैं, उसमें वो मुख्तलिफ वेजिटेबल्स डाल लेते हैं, जिससे क्या होता है उस चीज़ का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है और हम उसे लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है साल्टिंग, यानी नमक लगाकर किसी चीज़ को जो है वो लंबे अरसे तक भी स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद है ड्राइंग, यानी चीज़ों को खुश्क करके उनके अंदर से पानी निकाल के, जैसे आज भी बहुत से लोग करेलों का पानी या और भी बहुत सी चीज़ों का, यानी गोश्त है, उसको भी हवा के अंदर, धूप के अंदर सुखा के उसका पानी निकाल लेते हैं, और जिससे क्या होता है वो लंबे अरसे तक स्टोर हो जाता है। एंड फ्रीजिंग, ये तरीका आज भी यूज़ किया जाता है कि लोग पुराने ज़माने में चीज़ों को फ्रीज़ कर लेते थे सर्दियों के अंदर, और उनको गर्मा में, मौसम गर्मा में यूज़ कर लेते थे। बड़ा वैसे कम होता था, लेकिन आज हम फ्रिजों में चीज़ों को स्टोर करके इसमें ये जो है वो तरीका यूज़ कर रहे हैं। सी फूड, यानी जो समुद्री हयात से हासिल होने वाला खाना है, जैसे मछली वगैरह होती है, वाज ओनली अवेलेबल अलोंग कोस्ट, यानी कि जो साहली इलाके होते हैं वहाँ पे ही सिर्फ ये सी फूड वगैरह मिलती थी। आज तो आप किसी भी शहर की किसी भी गली से सी फूड हासिल कर सकते हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं लोग करते थे, साइंस इतनी डेवलप नहीं थी जितनी कि आज है। ये तो था माजी के अंदर मोर एंड बेटर फूड, और आज हम इसका जो है वो इसको 2-3 पॉइंट्स में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि व्हेन एवर और वेयर एवर पीपल कैन हैव ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी आज के इस दौर के अंदर हम किसी भी वक्त किसी भी जगह पर किसी किस्म का फ्रूट और वेजिटेबल हासिल कर सकते हैं, चाहे मौसम गर्मा वाला फल हो या चाहे मौसम सरमा वाला। यानी सर्दियों में आप गर्मियों वाली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा सकते हैं, और सर्दियों के अंदर गर्मी वाले वेजिटेबल और फ्रूट्स खा सकते हैं। इस तरह हमारा नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि वी यूज़ मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग, यानी आज हम चीज़ों की सेलेक्टिंग करके जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें अलहदा कर ली जाती हैं, और इस तरह उनकी ग्रेडिंग, उनको एक ख़ास तरतीब से रखा जाता है अच्छे फलों को, ताकि वो चीज़ें ज़्यादा लंबे अरसे तक हो सके, और उनको प्रोसेस करके, प्रोसेस यानी कि ख़ास कीमियाई अमल से उन चीज़ों को गुजार के हम उस खाने को रेडी टू ईट करने के लिए उनको जो है वो लंबे अरसे तक महफूज कर लेते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें आज मिलती हैं। हमारा 4 और लास्ट पॉइंट है बेटर एटीट्यूड, बेहतर रवैया।
कि ये किस तरह से साइंस ने हमारे रवैये को, हमारी सोच को किस तरह जो है वो चेंज किया है, हम इस पॉइंट को देखेंगे। तो इन पास्ट पीपल बिलीव्ड इन बैड लक और गुड लक साइंस, लोग जो थे वो अच्छी और बुरी किस्मत पर यकीन रखते थे। अगर कोई जैसे फ़र्ज़ करें बवाई का वक़्त है और बारिश की ज़रूरत है, तो बारिश आ गई तो वो उसको गुड साइन समझ लिया करते थे और अपने देवी देवताओं पर चढ़ावे चढ़ाया करते थे कि ये हमारे लिए अच्छा जो है वो ये हमारे लिए अच्छा शगुन साबित हुआ। और बैड लक साइंस इसी तरह कि बहुत सी चीज़ों के अंदर वो बिलीव किया करते थे कि अगर ऐसा हो गया तो जनाब ये हमारे लिए बैड लक है। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल आगे देखते हैं कि पीपल इन पास्ट पीपल हैड फेथ इन द मोमेंट्स ऑफ स्टार्स, यानी गुजरे हुए ज़माने के अंदर लोग इस चीज़ का जो है वो यकीन किया करते थे कि मूवमेंट ऑफ स्टार्स की वजह से, सितारों की वजह से लोग जो थे वो कहते थे कि सितारों की मूवमेंट्स की वजह से हमारी ज़िंदगी पे उसके असरात होते हैं। इसी तरह इन पास्ट दे वर फियर्ड फ्रॉम ब्लैक कैट्स, ठीक है जी, ब्लैक कैट्स नंबर 13 एंड ब्रोकन मिरर्स, यानी लोग जो थे वो काली बिल्लियों से बड़ा खौफ खाया करते थे। 13 नंबर के हिस्से को जो है वो अपशगुन समझते थे, उसको बैड लक समझते थे साइन, और ब्रोकन मिरर यानी टूटे हुए शीशों को वो अपने लिए बैड साइन तस्वुर किया करते थे। लेकिन आज जो है एंड नाउ, और आज साइंस ने क्या किया है, साइंस हैज़ मेड मैन रेशनल। आज जो है ना वो साइंस ने हमें मजबूर कर दिया कि हम सोच का इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से साइंस यानी हर चीज़ का एक क्या तरीक़ाकार है। अब जैसे देखें, अब ये पेन है तो ये अगर नीचे को गिर रहा है तो साइंस ने हमें मजबूर किया है कि हम इस को सोचें कि ये चीज़ नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि साइंस ने हमें बताया है कि ग्रेविटी है तो हर चीज़ नीचे को ही आएगी। तो ये चीज़ है कि साइंस ने हमें हर मामले में रेशनल बना दिया, हम अपनी थिंकिंग का यूज़ करते हुए उस चीज़ पे सोच विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। इसी तरह टुडे दे डू नॉट बिलीव इन एनी गुड और बैड लक साइंस, आज के दौर के अंदर कोई भी इंसान गुड लक और बैड लक साइंस पे बिलीव नहीं करता। उन्हें पता है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, सॉलिड रीज़न होती है। इस तरह वी नो दैट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग, आज साइंस की बदौलत साइंस ने यह चीज़ हमें सिखा दी है। टुडे द साइंस हैज़ टॉट अस दैट देयर इज़ अ सॉलिड रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग, कि हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, हर अमल का रद्द-ए-अमल ज़रूर होता है। ये था हमारा चैप्टर। अब बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार इस चैप्टर से बार बार रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर, और स्पेशली लाहौर बोर्ड्स के अंदर वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट हेल्थ कंडीशन डिड प्रिवेल इन द पास्ट। प्रिवेल का मतलब होता है फैला होना या मौजूद होना, यानी वो कौन से सेहत के हालात हैं जो माजी के अंदर पाए जाते थे। तो सेहत के हालात के मुतालिक हमें लिखना होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ पीपल इन पास्ट, यानी गुजरे हुए ज़माने के अंदर जो अजराम फ़ल्की का निज़ाम है, पामिस्ट्री है, या जो सितारों का निज़ाम है, वो किस तरह लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर करता था, क्या किरदार अदा करता था। हाउ साइंस हैड हेल्प्ड अस इन फाइट अगेंस्ट डिजीज़, कि साइंस ने किस तरह हमारी मदद की है इस बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में। और क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन यानी ये वही मेथड है जिसके ज़रिए हम चीज़ों के अंदर से पानी खुश्क करके उसको लंबे अरसे तक स्टोर कर लेते हैं। इस मेथड को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, स्टेट बयान करें हाउ साइंस हैज़ मेड अस ओपन माइंडेड, ये साइंस ने हमें किस तरह वसी नज़र जो है वो बनाया है, हमें किस तरह मजबूर किया कि हम हर चीज़ के पीछे सोच रखते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।